हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आज मेरी 12th क्लास है और 12th क्लास में सबसे पहले हम लोग आपका ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ही आपकी ज्योग्राफी जो है पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद जो आपकी दो बुक हैं आपके इकोनॉमी की और आपका माइक्रो, दोनों को हम लोग उसमें बहुत अच्छे से देख लेंगे। एक एक करके हम सभी पर अपनी बात करेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ज्योग्राफी का जो आपका लेसन है हम इसको देखने जा रहे हैं, बड़ा आपका इम्पोर्टेंट है। इसके मैं आपको प्रश्न उत्तर भी साथ में आपको कराते चलूंगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करते चलिएगा और आप लोग इसको पढ़ते चलिएगा। कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जो आपका भूगोल है और भूगोल में भी आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, कौन सा पार्ट है आपका? मानव भूगोल। तो पहला चैप्टर है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो हम उसकी प्रकृति के विषय में पढ़ेंगे और जो उसके विषय क्षेत्र हैं इन सभी को आपका हम एक एक करके बहुत अच्छे से आपको देखेंगे और इसमें सबको हम इनकी बात भी करने वाले हैं कि क्या चीज है, किस तरह से हैं। आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के रूप के सिद्धांत के अध्ययन एक में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इस अत वस्तु को याद रख सकते हैं? इस अध्याय में बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्राकृतिक से कराया जाएगा। आप भूगोल के महत्वपूर्ण शाखाओं से परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ते हैं तो आपको मानव भूगोल के विषय में मुख्य विषय भूगोल से ही संबंधित ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। अंततः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी घटना एवं परिघटना का जो दिक् काल के संदर्भ में परावर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो घटक प्रमुख हैं? प्राकृतिक घटक, जीवन के रूप जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं। अपने निवेश के परिनिवेश की मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय जगत के बीच का संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक विवरण और उसके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों के सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? इन सभी चीजों का आपका अध्ययन करता है। ठीक, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपको इस तथ्य का पहले से बोध होगा कि विषय के रूप में भूगोल एक मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उनके तत्वों संबंधी का अध्ययन करना है। क्या करना है? जो संबंधित आपके तत्व हैं उन तत्वों का अध्ययन करना है जिनके मानव को पोषित किया जाता है और प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया है और आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए हैं। तो क्या हो चुका है? आपका बोध हो चुका है। ठीक है, आप देखिए, अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आपका अनुभव करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैत आया है और इस आशय से व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए हैं। क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतिकार, नोमोमैथिक और आपका व्युत्पत्तिकरण यानी कि भावात्मक चित्रक एंडियोग्राफी होना चाहिए? क्या इसके वस्तु विषय को व्यवस्थित करना चाहिए और इसके अध्ययन में उपागम प्रदेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या में सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए या एवं ऐतिहासिक संस्थागत
उपागम के आधार पर। ये बौद्धिक अभ्यास से के जुड़े मुद्दे रहते हैं। अतः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैत नहीं है, क्योंकि प्रकृति का अविभाज्य तत्व है। इन्हें समग्रता से देखा जाना चाहिए। यह जानकर रुचिकार है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन शरीर की रचना विज्ञान के प्रति प्रयोग करते स्वरूप में किया जा रहा है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख्य, हिमनदकारी नासिका, जल डमरू की ग्रीवा और मृदा परिच्छेका का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रदेश, गांव, नगर जीव के रूप में किया जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, मार्गों, जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनी के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों के एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतने जटिल आपस में जुड़े हुए? क्या कह सकते हैं? हम इनको पृथक कर सकते हैं और ये इतने आपस में कैसे हैं? जटिल, और आपका ये सब लोग इसमें आपका जुटे हुए हैं। ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषाएं, कि मानव भूगोल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, आइए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। रेटचेल ने ये अपनी डेफिनेशन दी है कि जो मानव भूगोल है वो क्या है, मानव समाज और जो धरातल है उसके बीच का जो संबंध है, उसका जो संश्लेषित संबंध है, उसी संश्लेषित संबंध को हमने क्या कहा है आपका, ठीक है, ये अध्ययन का है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी की क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैंपल ने कहा है। सैंपल की परिभाषा के संबंधों में कथ्यात्मक मुख्य शब्द हैं। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के संबंध के अधिकांश संस्कृति ज्ञान से उत्पन्न है, जैसे पास डी विलास ने इसकी थ्योरी दी है। ठीक है। और मानव भूगोल पृथ्वी मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई परिकल्पना आपकी प्रस्तुत यानी के दिखाते। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन की परस्पर अंत्योक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या आपकी कक्षा 11वीं की 12th की पुस्तक भौतिक भूगोल एनसीईआरटी 6 में भौतिक कर चुके हैं? आप उसमें भौतिक आकृति, मृदा, जलवायु, परस्पति, वनस्पति, वाणिज्यिक विविधता, वनस्पति जात, क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव भूगोल के भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच अपने अपने कार्य क्रियाकलाप द्वारा करते हैं? गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग तंत्र, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं और भौतिक संस्कृति तथा अन्य भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों के रूप में करते हैं। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर का परिवर्तित किया जाता है, साथ ही मानव जीवन को भी इसे प्रभावित किया है। क्या किया है? साथ ही मानव जीवन को इसने प्रभावित किया है। अब थोड़ा सा यहाँ से आपका इंपोर्टेंट बन जाएगा, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। कि मानव का कैसे प्रकृतिकरण हो रहा है और किस प्रकार प्रकृति का मानवीयकरण हो रहा है, ये थोड़ा सा हमको इसमें देखना है और इसमें आपकी बात करनी है और इसको आपका समझना है। ठीक, आइए इस पर बात करिए और थोड़ा इस पर विचार करिए। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण की अंत्योक्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि
मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन व निर्माण करता है। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि वो क्या उत्पादन कर रहा है और पावक किस चीज का उत्पादन कर रहा है। जरूरी क्या है कि किन उपकरणों की मदद से, किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो कौन सा प्रोडक्शन कर रहा है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हमको थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए। प्रौद्योगिकी किसी समाज की संस्कृति विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरणार्थ घर्षण और ऊष्मा का संकल्पनाओं की अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। इस प्रकार डीएनए और आनुवंशिक रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने में योग्य बनाया। कह रहे जो आपका डीएनए ने और आपका जेनेटिक जो आपका कोड है, उसको समझने में हमें ये हेल्प मिली है कि हम आपका बीमारियों को कैसे उन पर विजय पा सकते हैं, कैसे हम उनमें सफलता पा सकते हैं। हम इन चीज को आपका थोड़ा सा देख सकते हैं। अधिक तीव्रता गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु की गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अंत्योदय की आरंभिक अवस्था में मानव इसी अत्यधिक प्रभाव हुआ है। इन्हीं प्राकृतिक के आदेशों के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकते हैं। यही कारण है कि प्रकृति का स्तर निम्न स्तर था और मानव सामाजिक अवस्था का विकास आदिम था। मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार अंतःक्रिया पर्यावरण निषेधवाद कहा गया है। पर्यावरणीय विकास की उस अवस्था में हमें प्रकृति मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता है, उसे प्रचंड से भयभीत होता है और उसकी पूजा करता है। बॉक्स की कथा मानव का प्रकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर से प्रत्येक संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य आदिम समाज से संबंध में हम पढ़ चुके प्राकृतिक पर्यावरण को पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे प्राकृतिक उपकरणों में प्राकृतिक एक शक्तिशाली बल, पूजा, सत्कार, योग आदि है या सतत रूप से मनुष्य प्राकृतिक रूप निर्भर है। ऐसे समाजों के भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के रूप में धारण है। कैसा है? जो आपकी माता प्रकृति है उसके रूप में आपका धारण है। ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना चाहिए और इसको समझने का भी आपका प्रयास जो है आपको करना चाहिए मेरे बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा इस जो ये बॉक्स है इसको हम लोग आपका देख लेते हैं और उसको समझने का प्रयास भी करते हैं। क्या है? ये है मानव का प्रकृतिकरण। बेधा मध्यम भारत के अबूझड़ा महाक्षेत्र के जालों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यहाँ ताकि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है यहाँ भी दिखाई नहीं देते। छोटी लहोटी पहने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेंटा यानी के वन का संरक्षण करता है। जहां उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि है। बेदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों की जुताई के लिए जंगल साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को और उर्वरक बनाए रखने के लिए किया जाता है। आपने चारों ओर खिले हुए मोहा वृक्षों को देखकर बेदा प्रसन्न है। जैसा कि आप महुआ, पॉलिस और साल के वृक्ष को देखते हैं, उन्हें बचपन से ही उन्हें आश्रय दिया गया है। वह सोचता है कि इतने सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर कितना सौम्यशाली वह विपिस गति से पेड़ा पार कर बेदी नदी तक पहुंच गया है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल की प्यास बुझाने की स्वीकृति देता है तो उसे धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेदा गूदेदार पत्तों व
कंदमूल को चबाता है, लकड़े वन से गुजराह और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करता है। ये प्राकृतिक पादप हैं जिनका प्रयोग बेदा और उसके लोग करते हैं। ठीक है, वह आशा करता है कि वन की आत्मा दया करेगी, वन जड़ी बूटी तक ले आएंगी। ये आगामी पूर्णिमा की मधाई अथवा जनजातीय मेले वस्तु की आवश्यकता है। वह अपने नेत्र बंद कर उन्हें स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है। उनके बुजुर्ग उन जड़ी बूटियों को उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाता था। वह चाहता है कि काश उनसे अधिक ध्यानपूर्वक सुना हो। अचानक पत्तों की खड़बड़ाहट होती है। बेदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये भारी लोग हैं, इन्हें जंगलों में ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाह गति से बेदा और उसके मित्र सघन वनों में विचित्र अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा का एकाकार हो जाता है। देखिए, बताया कि कैसे जनजाति के लोग जो होते हैं, जो जंगल में निवास करते हैं, उनकी स्थिति और उनके महत्व को समझा रहे हैं कि उनके लिए जंगल की परिसंपदा और उनके लिए जंगल कैसा है। इस विषय में हम लोग आपका इसमें देख रहे हैं। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने समाज और संस्कृति विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं के अभाव में अवस्था में सही स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभवताओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों के स्वास्थ्य स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोदार मैदान को तरंगित पहाड़ियों में, चारागाहों में, तटों का पतय और महासागरीय तल, समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपय अधिक है। पहले के विद्वानों में इन्हें संभववाद का नाम दिया है। प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्राकृतिक का मानवीकरण हो जाता है। इस प्रकार मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। होता क्या है कि जो मानव प्रयासों की छाप है वो चीज आपको उसमें दिखाई देने लगती है। प्रकृति का मानवीयकरण, जो आपकी प्रकृति है उसका जो मानवीयकरण है वो आपको दिखाई देगा और आपको उसके मानवीयकरण को आपका देखना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए बच्चों, प्राकृतिक और मानव के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का है? क्या हम उस प्रकृति को आप किस प्रकार देखते हैं? कैसे उसका उपभोग करते हैं? कैसे उसको संरक्षित करते हैं? और कैसे प्रकृति में समरूपता बनाने के लिए, उसकी विविधता को बनाने के लिए जो कोशिश है वो करते हैं? वो किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह की समरूपता है, ये आप थोड़ा सा ये मुझे बताइए और इस पर गौर करिए किस प्रकार की। तो आप पाएंगे प्राकृतिक मानव पर्यावरण के जो संबंधित चीजें हैं आप उनको देखेंगे, उन पर बात करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगी। एक एक करके उनका प्रचार होगा जिसपे आप देख सकते हैं, जिन्हें आप बात कर सकते हैं, ठीक है, और जिनको समझ सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई है या प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्राइहाइम के लोग उन जैसे अन्य लोग प्राकृतिक द्वारा आरोपित अवधान पर विजय पाने के लिए सक्षम है? क्या आप ऐसे अन्य तुरंतों को जानते हैं जिन्हें ऐसे उदाहरणों को ढूंढते हैं जिन्हें कठिन है? भूगोल वेत्ता ग्राफिक टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो विचार पर्यावरणीय निश्चितवाद और संभववाद के बीच मध्य भाग पर परिलक्षित है। उन्हें इस निश्चितवाद अथवा रुको और जाओ निश्चितवाद का नाम दिया है। देखिए, ग्राफिक जो आपके टेलर हैं उन्होंने एक भूगोल में दो विचार दिए हैं। एक है पर्यावरण निश्चितवाद और दूसरा है आपका संभववाद की थ्योरी भी इनकी है। और कह रहे हैं कि इन्होंने इसके बीच में मार्ग दिया है। आप पृथ्वी को नहीं बचा सकते, आप टोटल पृथ्वी को जो नेचर है उसको नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। संभववाद में ये कहा गया, कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, अगर बीच का मार्ग ढूंढ लें, अगर हम बीच का मार्ग को परिलक्षित कर लें, उसको खोज लें, तो वो बीच का जो मार्ग होगा वो होगा नव
नव माने नया, निश्चितवाद, और नव निश्चितवाद को ही बोलते हैं रुको और जाओ निश्चितवाद। ऐसा रुको और जाओ निश्चितवाद थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आप में से जो नगर में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं, जरूर जाने होंगे कि चौराहे पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, एवर यानी कि पीली बत्ती, लाल बत्ती, हरी बत्ती के बीच रुको और जाओ तैयार करने में अंतराल प्रदान करती है। हरी बत्ती का अर्थ है जाओ, संकल्पन दर्शाती है, ना तो यह नित्यत आवश्यक है स्थिति यानी पर्यावरण निश्चितवाद, और ना ही नितत स्वतंत्र यानी कि संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्रकृति नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रयुक्त देना होगा, और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति करती है तो अपने विकास के लिए प्रयत्नों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न कर सकता हो, संभवताओं को उत्पन्न किया जा सकता हो तथा धुआंधार रफ्तार में दुर्घटना से मुक्त नहीं हो, विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा चलाई गई के मुक्त चाल के परिमाण स्वरूप हरित प्रभाव, ओजोन परत, अवश्य भूमंडलीय परत, चट्टान, मिट्टानी, निम्नलिखित भूमियां हैं। निश्चितवाद संकल्पात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास है जो संभाववाद के बीच अपरिहार्य का चयन द्वैतवाद का निष्फलन करता है। कैसा करता है? द्वैतवाद का आपका जो निष्फलन है वो आपका करता है। तो आपको ये थ्योरियों को समझना है कि निश्चितवाद, संभववाद और रुको और जाओ की थ्योरी क्या है। यानी कि हमको पर्यावरण को इस तरह से प्रयोग में करना है ताकि उसमें जो प्राकृतिक चीजें हैं हम उनको बिना डिस्टरबेंस करें, हम ये सारी चीजें आपकी बैलेंस कर सकें, हम उनको देख सकें, उनको समझ सकें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो जितना हम पढ़े हैं, इतना किसी का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। क्लियर है बच्चों? समय के गलियारों से मानव भूगोल, पर्यावरण से अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया का इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न परिस्थिति के रूप में पारिस्थितिकीय निकेतन से मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानवीय की अंत्यक्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ पर कल्पना करते हैं तो इसकी जड़ें इतिहास की अतः गहराई है। मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालीन सत्य पाया जाता है कि यदि समय के साथ इसे संतुष्टि करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। उपागमों में यह गत्यांतर विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अंत्यक्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित थी। यात्री और अन्वेषक अपनी यात्रा के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया है। नौचलन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई हैं। समुद्र यात्रा खतरे में से खाली नहीं थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। उपनिवेश युग में अन्वेषण के आगे बढ़ने के लिए गति की प्रदेश की संसाधनों तक पहुंच हो सके, तालिक युग सूचना प्राप्त हो सके, यह गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं था, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विषय का प्रक्रियाओं से अवगत कराना है। क्षतित तालिकाओं में आपको भूगोल के उपक्षेत्र के रूप में मानव भूगोल की विस्तृत अवस्थाओं से परिचित कराएंगे। ये जो मानव भूगोल की विस्तृत अवस्था है, आप क्या होंगे? आप उनसे परिचित होंगे। ये थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक? तो फिलहाल जितना आपने पढ़ा है इसमें अगर कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? किसी का अगर कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
चलिए बच्चों, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, अभी आगे की तरफ अपना रुख कर लेते हैं और आगे की तरफ हम इन सब चीजों को देखते हैं और आपका जानने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, जितना हमने पढ़ा है प्रकृति का मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, ये सारी चीजें, इनको समझना, इनको जानना। तो अगर कोई इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, कोई डाउट बनता है, कोई भी ऐसी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज प्राकृतिक भूगोल का जो आपका स्टार्टिंग था, इनिशियल, हमने आज शुरू किया और देखिए चैप्टर पढ़ते जाएंगे, चीज़ों समझ आ जाएंगी। पहला चैप्टर थोड़ा सा उस विषय को एक्सप्लेन करता है, बेसिकली भाई ये कहूँगा, ठीक है। बाकी कुछ भी अन्य डाउट बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है बच्चों? अगर कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस सारे विषय को हमने पढ़ा, इन सारी चीजों को हम लोगों ने आपका अच्छे से आपका देख लिया। अब थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है, जो कुछ और मूल अवधारणाएं हैं, उन मूल अवधारणाओं को, उन मूल विचारों को आपको इसमें पढ़ना है और उन सारे मूल विचारों पर आपको विचार विमर्श करना है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। हमने प्रकृति और जो उसके क्षेत्र विषय के विषय में हमने पढ़ा, उसको आपके जानने का प्रयास किया। कोई भी अगर ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आती तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।